नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है छात्र अभ्यर्थियों के जहन में, वो स्थिति अब निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरने वाली है। दरअसल कई जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि बाहरी लोगों को इतना तवज्जो सरकार क्यों दे रही है। जो जिनका डोमिसाइल बिहार का नहीं है वो भी इस फॉर्म को भरेंगे और मेरे हक से हकमारी करेंगे। कई बातें हो रही है। हालांकि जो सरकार में लोग बैठे हैं इस पर कई तरह के दलील भी दे रहे हैं, जो दलील उनके तरफ से उनके लिए सकारात्मक हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सोच इन अभ्यर्थियों में जागृत हो रही है, जिस तरह का विद्रोह जागृत हो रहा है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता है। चलिए हम जानने पहुंचे, हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ जो परिवर्तन हुआ है, क्या लग रहा है, ये सरकार का सही मुहिम है कि अन्य राज्यों से भी अपना साठगांठ बनाने का प्रयास कर रही है, या लोकसभा चुनाव को देखते हुए चूँकि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है नीतीश कुमार जी का, तो देख रहे हैं कि ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारी पहचान हर जगह होनी चाहिए, इसको लेकर के इस मुद्दे को हावी कर रहे हैं, इस मुद्दे को लागू कर रहे हैं कि हर जगह के विद्यार्थी एलिजिबल हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? अपना घर जला के जी, आप तारीफ पाएंगे तो क्या उसमें बुद्धिमानी है? 4 साल से ये शिक्षक अभ्यर्थी रोज सड़क पे पीटे जा रहे थे, सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार पहले कहती है कि 2 लाख बहाली निकलेगी, इसके बाद से 1,80,000, फिर 1,78,000, फिर 1,70,000 पे आ गए हैं। नीतीश कुमार जी और उनके माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग बिहार के बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। इनके सपने, इनके परिवार के सपने नीतीश कुमार जी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप दूसरे राज्यों की बात कर लें, आप झारखंड चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, वहाँ पे सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ के छात्रों को दी जाती है। बिहार में पहले से ही बेरोजगारी चरम पे है। यहाँ पे ऑलरेडी छात्र जो हैं सड़क पे हैं, और आपने क्या किया कि आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। अरे भैया, हम ये नहीं कह रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अहर्ता जो बिहारी होने का है उसको हटाने का मतलब क्या है? क्या हम और आप समझते नहीं है ब्रजेंद्र भाई कि ये किसके लिए कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी पहले ऐसे क्यों नहीं किया? जब 2024 का चुनाव नज़दीक है और विपक्षी एकता यहाँ पे आके बैठ के, जो कि स्वार्थ पे आधारित है, बैठ के चली गई है, तो आप अपना जो कैंडिडेचर है, अपना जो CV है उसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि दूसरे प्रदेश के लोग, जनता कहें कि वाह नीतीश कुमार जी क्या खूब मुख्यमंत्री हैं कि अपने बच्चों का भविष्य मार के हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने पर लगे हुए हैं। मेरा मानना है कि ये बेहद ही निरंकुश निर्णय है। 8 बार ये संशोधन हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी या कोई भी उनके अफसर इस बात को समझते हैं, इस बात को सीरियसली लेते हैं। विनीत सिंह जी, एक बात और जहन में आ रही है कि अब जिस तरह का माहौल बन चुका है ये शिक्षक बहाली को लेकर, वैसी परिस्थिति में ये समय जो है व्यतीत हो रहा है। बात चल रही थी मध्यावधि चुनाव की भी, क्योंकि कई जगह से नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि अरे चुनाव कब हो जाएगा, आप लोग कमवा तो कर दीजिए। तो इनको भी ये डर सता रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। क्या लगता है ऐसी परिस्थिति में जैसे ही ये मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी और ये शिक्षक बहाली के लिए जितने जो सपने देखे जा रहे हैं, क्या वो अधर में लटक नहीं सकता है? क्या लग रहा है? लटकना तय है। और ये बात आज नहीं, बहुत पहले भी हमने जब बात कही थी या की थी ब्रजेंद्र भाई, तो हमने कहा था ये जो शिगुफा है ना, ये केवल लोक लुभावना कदम है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है अभ्यर्थियों की बहाली के लिए। पैच हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो ये अनैतिक महागठबंधन बना है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, तो चुनाव होना बिल्कुल तय बात है। लेकिन हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप देश तो बाद में देखिएगा, प्रदेश में आपकी क्या हालत है। आप उपचुनाव ले लीजिए, MLC का ग्रेजुएट या टीचर वाला कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव ले लीजिए। आप उसमें महागठबंधन में थे, दोनों बार में क्या हो गया था? दोनों बार आपको भद पीटी है। और अब तो ये आलम है कि जो अभ्यर्थी जो 4 लाख हैं, वो उनके गार्जियन, हम सब आपकी असलियत समझते हैं।
तो चुनाव आने दीजिए, इसका माकूल जो इस आपने बेढंगा मजाक हमारे साथ किया है ना हमारे अभ्यर्थियों के साथ, इसका माकूल जवाब आपको मिलेगा। चलिए, जवाब की बात तो होती रहती है हमेशा। जो कुछ न कुछ अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में, वो हमेशा एक सरकार को धमकी भी देते रहते हैं कि भाई हम जवाब देंगे, चुनाव में जवाब देंगे। लेकिन जो स्थिति बनी है, पहले जो लोग पहले से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जो अध्यापक हैं, उसके बाद उन पर यह थोपा जाता है कि अब आप बीपीएससी के तहत अगर सफलता पाते हैं तो अब आप बिहार सरकार के कर्मी होंगे। हालांकि वहदा आपका वही रहेगा, लेकिन कर्मी कहलाएंगे बिहार सरकार के, भले ही पैसा बढ़े ना बढ़े, ओहदा जो है वही रहे। अब स्थिति ये आ गई है कि उस पर यानी कहा जाए उनके द्वारा अगर ये कह सकते हैं, हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो कहते नजर आते हैं कि पहले तो कोढ़ और उसके बाद खाज। क्या लग रहा है, सरकार इस कार्य में, शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में अब सफलता पाएगी इलेक्शन के पहले? भाई सरकार गंभीर हो तब तो सफलता पाएगी, और ये बिल्कुल सही कहा गया है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भाई साहब एक बात बताइए, कितने दिनों से यही काम चल रहा है, जिसकी बहाली हो रही है उसके कमेटी से, उसके टीम से आप मिलते नहीं है, ऊपर से आपने ये सिगुफा छेड़ दिया है। तो ये अभ्यर्थी जो बिहारी हैं, जो इसी प्रदेश के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो नीतीश कुमार जी जो आपका जो ये कहते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट, जो आपका स्वार्थ है ना, पूरा बिहार समझ रहा है, और बिहार आपके इस निर्णय पे हंस भी रहा है और गुस्से में भी है, क्योंकि ये जो निर्णय है वो बिल्कुल निरंकुश है, और निरंकुशता का अगर कोई नाम होगा तो नीतीश कुमार जी आपका नाम है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप एक बात बताइए, वो कहते हैं कि बिहार के बच्चों में बौद्धिक क्षमता नहीं है। मैं 30 सेकंड लूंगा ब्रजेंद्र भाई, मैं थोड़ा बता दूं, मैं 2 पार्ट में इसको बात कहूंगा। एक तो थोड़ा सा आप इतिहास में चलते हैं, इसी जमीन पे आर्यभट्ट भी हुए, इसी जमीन पे सुश्रुत भी हुए, इसी जमीन पे चाणक्य भी हुए। थोड़ा सा और आते हैं 40-50 में, राजेंद्र प्रसाद, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, वशिष्ठ नारायण सिंह कहाँ से हुए हैं? और तो और सुनिए सर, यहाँ का बिहार का बच्चा यूपीएससी 2 साल से लगातार टॉप कर रहा है। 40% IIT बिहार के लोग हैं, एम्स में 40% बिहार के लोग हैं। हाँ, ये अलग चीज है कि मैंने सुना है कि ये शिक्षा मंत्री जेएनयू से पढ़ के आए हैं, लेकिन इनको सुनने के बाद लगता है कि सही में बौद्धिक क्षमता इनकी कम है, क्योंकि बिहार, और आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आप फिजिक्स की बात करते हैं, जहाँ की बिहार एक अपने आप में अथॉरिटी है, आप उसका मुकाबला करते हैं बाकी क्षेत्रों से। यहाँ तो बिहार के बच्चे जब जाते हैं दूसरे प्रदेश में एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे हड़कंप मच जाता है कि बिहारी लोग आगे हैं, सारा सीट हमारा मार लेंगे, और आप कहते हैं हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है। सर, ये बिहारियों का अपमान है, इसके लिए पूरे सरकार को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी इसी बिहार के हैं, इसी पटना यूनिवर्सिटी के हैं, लालू प्रसाद यादव जी इसी पटना यूनिवर्सिटी के हैं। क्या माफी मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा आप, या आप अपने मुखिया के, अपने नेताओं की भी बेइज्जती कर रहे हैं? ये बताना पड़ेगा आपको। चलिए, आखिर में एक सवाल और है हमारा। सवाल यह है कि गठबंधन धर्म निभा रही है, ये पूरी जो टीम है वो महागठबंधन धर्म निभा रही है। गठबंधन में अगर देखा जाए तो कई पार्टियां हैं, अब 6 रह गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मुखर होकर बात करती है सदन में जो पार्टी, वो है माले के विधायक इन बातों को लेकर हमेशा अपने झंडा जो है बुलंद करते देखे गए हैं, लेकिन उनकी भी बातों को नज़रअंदाज कर रही है ये सरकार। हालांकि जो भी, अगर शिक्षक बहाली की बात हो या अन्य कई सामाजिक सरोकार की बात हो, उनकी बातों पर उतना गौर नहीं किया जाता है। सदन में बात उठाने पर भी ये सुनवाई कमतर होती है। हालांकि लोग कहते हैं कि बात हमारी सुनी जा रही है, लेकिन मंथर गति से। अब इसका नतीजा क्या समझा जाए, इसका क्या मायने रखा जाए कि क्यों नहीं सुना जा रहा है? राजेंद्र भाई, बड़ा साफ सा है, वाम दल के 16 विधायक हैं, अगर जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो मुझे होता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, चाचा और भतीजा, अपना केवल हित साधने में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कांग्रेस को 2 मंत्री चाहिए था, 2 मंत्री पद चाहिए था, उसके लिए राहुल गांधी जी को कहना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी को, और किस गठबंधन धर्म की बात करते हैं सर? इसी गठबंधन धर्म में कांग्रेस के दरभंगा की मेयर थी, उनको जदयू ने अपने पार्टी में मिला लिया। तो आपस में ही एक दूसरे पे खींचातानी है, कोई उस पर बयानबाजी करता है, कोई उधर बयानबाजी करता है। आज तक सुधाकर सिंह जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? आज तक जो ये डॉक्टर चंद्रशेखर है रामचरितमानस पे, जिसपे कि जदयू ने कहा था कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? तो आपस में खींचतान चल रहा है। इसलिए हम लोग कहते आ रहे हैं, और हमारे नेता भी कहते हैं, चिराग पासवान जी, कि ये जो महागठबंधन है ये केवल अपने स्वार्थ हेतु है, स्वार्थ पे आधारित है।
किसी से किसी को मतलब नहीं है, बस केवल अपना कुर्सी बचा रहना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और एक दूसरे की बात सुनते हैं और किसी को ये लोग तवज्जो नहीं देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जो लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है क्या कुछ कहानी गढ़ी जा रही है वर्तमान सरकार के तरफ से। गठबंधन में गठबंधन धर्म निभाते हुए भी कई लोगों की बातें जो है सरकार अनसुनी कर देती है। अभ्यर्थियों की बात अगर हम लेते हैं तो अभ्यर्थी जो है वो दर दर भटक रहे हैं, ऊहापोह की स्थिति में डाली जा रही है। लेकिन ये आखिर क्यों किया गया? ऐसे नियम में तब्दीली, कहा जाता है कि खेल के बीच में नियम में बदलाव नहीं होता है, लेकिन जब भी इस तरह की प्रक्रिया आई है, खेल के बीच में ही नियम में तब्दीलियां देखी गई है। अब देखना ये होगा कि अभ्यर्थियों के जो रहनुमा हैं या इनके प्रति जो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, वो अब किस तरह के डिसीजन लेते हैं। शिक्षा मंत्री कैसे तब्दीली करते हैं इसमें, या फिर वही ढाक के 3 पात, ये बहाली वहीं के वहीं फिर से रुक जाती है। हम इंतजार करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।